नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 ए नुपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा ऑनगोइंग टॉपिक था फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं और उन लेक्चर्स में हमने बात की थी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स के अलावा कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होती है या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा अभिक्रिया वेग का समीकरण क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन। इसके बाद हमने बात की थी कि अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रिया वेग हैं उसके मात्रक यूनिट कौन कौन से होते हैं। और नेक्स्ट जो हमने बात की है वो हम बात कर रहे थे प्रथम द्वितीय और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं तृतीय कोटि, लास्ट हमने टॉपिक किया था। आज हम बात कर रहे हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब स्यूडो प्रथम कोटि अभिक्रिया भी बोलते हैं उसको, शतम प्रथम कोटि अभिक्रिया भी बोलते हैं या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है हमें और इस टॉपिक में कुछ और जो नेक्स्ट चीजें हैं उसको ऐड करते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले शतम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है। शतम कोटि की अभिक्रिया वह होती है, सामान्यतः जो भी अभिक्रियाएं हमारे पास होंगी इन अभिक्रियाओं के जो अनुसंख्यता है या उनकी जो कोटि होती है वो लगभग बराबर होती है। जैसे अगर किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता 1 होती है तो उस अभिक्रिया की कोटि भी 1 होगी। अगर किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता 2 होती है तो उस अभिक्रिया की कोटि भी 2 होगी। लेकिन जो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है उन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता जो होती है ये अलग अलग होती है। ठीक है, सामान्य कोटि की अभिक्रियाओं में अनुसंख्यता और कोटि का मान समान होता है, अर्थात एक अनुसंख्यता वाली रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान 1 और 2 अनुसंख्यता वाली रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का मान भी 2 होता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं इस प्रकार की होती हैं जिनमें अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुसंख्यता के जो मान होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसका रीजन ये है, इसका रीजन है कि इनमें से जो एक अभिकारक होता है या एक क्रियाकारक होता है वो विलायक की तरह कार्य करता है और विलायक के अणु बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, उनकी सांद्रता बहुत अधिक होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम उनको ये कह, उनकी सांद्रता ज़्यादा होने के कारण हम उनको ये कह देते हैं कि उनकी सांद्रता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, इस वजह से हम उसको अभिक्रिया की कोटि के अंदर नहीं लेते, क्योंकि अभिक्रिया का वेग उन क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सामान्यतः इनमें एक क्रिया करें। अब देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें शतम कोटि की अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिक्रिया की अनुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि का मान अलग अलग होता है। इसमें इसका रीजन क्या है, सामान्यतः इनमें एक क्रियाकारी अणु विलायक का होता है और विलायक के अणु बहुत अधिक सांद्रता में उपलब्ध होने के कारण सांद्रता में परिवर्तन लगभग नगण्य होता है। इस वजह से हम ये कह देते हैं कि अभिक्रिया का वेग इनकी जो क्रियाशीलता है, इनकी जो सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं कर रहा। एग्जाम्पल, इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन एस्टर का। एस्टर का अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन स्टोइकोमेट्रिक समीकरण है, जिससे प्रदर्शित होता है कि यह अभिक्रिया एक द्विअणु प्रकार की, द्विअणु का मतलब है एक अणु यहाँ पर किसका है, एस्टर का, और दूसरा इसके साथ किसका अणु है, जल का। तो ये अणु द्विअणु प्रकार की अभिक्रिया है जिससे 2 ही उत्पाद का निर्माण हुआ है। अब इसकी अनुसंख्यता क्या हो जाएगी, इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 2, और इसी वजह से इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन इस अभिक्रिया की कोटि का मान 2 नहीं होकर इस अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 1। ठीक है, तो इसी वजह से शतम कोटि की अभिक्रिया है। वस्तुतः इस अभिक्रिया में अब इसमें होता क्या है, वास्तविकता में देखिए, इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता तो 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, जबकि इस अभिक्रिया की कोटि 1 है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो H2O है, H2O किसकी तरह काम कर रहा है, H2O विलायक की तरह काम कर रहा है। और H2O अगर विलायक की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि
इसकी सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन होगा भी, अगर H2O विलायक की तरह काम कर रहा है और इसकी सांद्रता में अगर कोई परिवर्तन होगा भी तो वो नगण्य होगा, वो लगभग नगण्य होगा, और लगभग नगण्य होने के कारण हम इसकी जो अभिक्रिया का वेग है वो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं मानते। ठीक है, इसकी कोटि का मान 2 होना चाहिए, लेकिन यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियम का पालन करते हैं। वस्तुतः इस अभिक्रिया में क्रियाकारक का एक अणु जल है जो कि अभिक्रिया में विलायक की तरह कार्य करता है, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होता है, जिसे एक स्थिरांक ही मानते हैं। अतः इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या रह जाता है? 1। देखो वेग यहाँ पर क्या है, वेग किसके समानुपाती होना चाहिए? वेग समीकरण में k आता है, साम्यावस्था स्थिरांक होता है, इसको समानुपाती स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। तो वेग बराबर किसके होता है? k डैश द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जबकि वेग बराबर किसके होगा? dx अपॉन dt इक्वल टू k CH3COO2H5, और H2O को यहाँ पर क्या मान लिया जाता है? स्थिरांक मान लिया जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल एक ही क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, अतः इसे हम छद्म कोटि की अभिक्रिया, सूडो ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। अर्थात वह सभी अभिक्रियाएं, इसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे यहाँ पर, अर्थात वह सभी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता और कोटि का मान अलग अलग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब यह है कि उन अभिक्रियाओं की कोटि का मान तो 1 होगा और अणुसंख्यता का मान 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। वो 2 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उसकी जो अणुसंख्यता और कोटि है उनके मान क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिए, इससे पहले हम एक एग्जांपल कर चुके हैं एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, वो तो है छद्म कोटि का एग्जांपल। तो इस सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे ज्यादा आने वाला एग्जांपल जो है वो वही है एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। नेक्स्ट हम दूसरी बात कर रहे हैं शर्करा का प्रतिपन। शर्करा का प्रतिपन का मतलब होता है, देखो इन्वर्जन ऑफ शुगर है। देखो शर्करा के प्रतिपन का मतलब क्या है? शर्करा के प्रतिपन का मतलब होता है ध्रुवण घूर्णकता का उल्टा होना। अर्थात पहले वो प्लस थी, मतलब वो अगर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक थी, डेक्सोरोटेटरी थी, तो उसकी अभिक्रिया होने के बाद वो क्या हो जाएगी? लीवोरोटेटरी हो जाएगी। तो देखो इसको समझो, यहाँ पर सुक्रोज है, यहाँ अब ये ध्यान देना है कि जो भी छद्म कोटि की अभिक्रियाएं होंगी उनमें कम से कम एक विलायक होगा, और विलायक की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया में कोई परिवर्तन होने पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो ये क्या है? ये है सुक्रोज। ये क्या है? ये जल। सुक्रोज और जल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण होगा, क्योंकि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है, क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और इस डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां होती हैं, एक होती है ग्लूकोज की और एक होती है फ्रक्टोज की। ये तो पॉजिटिव होता है, देखो ये तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, डेक्सोरोटेटरी है, जबकि ये माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या है? लीवोरोटेटरी है। इसमें भी एक क्रियाकारक की अणु विलायक का होता है। इस अभिक्रिया का अध्ययन ध्रुवण घूर्णन द्वारा किया जाता है। अभिक्रिया के प्रारंभ में जब हमारे पास केवल सुक्रोज है, मतलब t बराबर 0 पर सुक्रोज का प्लस ध्रुवण घूर्णन R0 प्रदर्शित होता है, मतलब इसका ध्रुवण घूर्णन क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे जैसे जल अपघटन होता है, जैसे जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होता जाता है, ये प्लस किसके अंदर बदलता जाता है? माइनस में। अर्थात डेक्सोरोटेटरी किसके अंदर बदल जाएगी? लीवोरोटेटरी के अंदर। वाम ध्रुवण घूर्णन प्रतीक शर्करा बनता जाता है और ध्रुवण घूर्णन के कोण RT का मान घटता जाता है, और काफी अधिक या अनंत समय के बाद अर्थात जब t बराबर इंफिनिटी हो जाए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो प्रतीप शर्करा का माइनस ध्रुवण घूर्णक R फिर इंफिनिटी प्रदर्शित होता है। तो अतः R0 माइनस R इंफिनिटी को सुक्रोज की प्रारंभिक सांद्रता प्रदर्शित करते हैं। अब इस प्रारंभिक इसका क्या था? R0 था, कुछ समय बाद इसका क्या हो गया? R इंफिनिटी हो गया। तो इनके मध्य का अंतर क्या हो जाएगा? R0 माइनस R इंफिनिटी। प्रारंभिक सांद्रता A तथा RT माइनस R इंफिनिटी को समय t पर सुक्रोज की सांद्रता AX माना जाता है। तो हम ये मानते हैं कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता तो क्या होगी? A, जबकि समय t पर इसकी सांद्रता A माइनस X हो जाएगी। तो इसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, देखो यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है,
इस अभिक्रिया की जो अणु संख्यता है वो तो कितनी है 2, लेकिन केवल इसी अभिकारक की रेट ऑफ रिएक्शन इसी अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी कोटि क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट माइनस R इंफिनिटी अपॉन RT माइनस R इंफिनिटी। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो दूसरा एग्जांपल है एसिटिक एनहाइड्राइड का। देखो एनहाइड्राइड और एस्टर दोनों अलग अलग प्रकार के कंपाउंड हैं। एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOR। इसका भी हम जब हम जल गठन करवाएंगे अम्ल उत्प्रेरित, तो वो कौन सी होती है छद्म कोटि की अभिक्रिया, ये तो होता है एस्टर। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की तो वो होता है RCOO की ट्वाइस O, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है, और खास करके एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि हमने एसिटिक एसिड के 2 अणुओं में से जल को बाहर निकाल दिया, निर्जलीकरण कर दिया, और जिससे जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसको एनहाइड्राइड कहा जाता है। तो ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड, एथेनॉल, एसिटिक एनहाइड्राइड और एथेनॉल आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा एथिल एसीटेट, अर्थात एस्टर का निर्माण होगा और जल बाहर निकल जाएगा। अब देखो इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो अणु संख्यता इसकी कितनी हो जाएगी 3। लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या है, केवल प्रथम कोटि की, ये तो क्या होगी 3, तो इसकी क्या हो जाएगी अणु संख्यता हो जाएगी, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। जबकि अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोटि यहाँ पर अभिक्रिया की 1 हो जाएगी। इस अभिक्रिया में क्रियाकारक के 2 अणु, क्योंकि 2 अणु जो है ये किसके हैं, इस क्रियाकारक के और एथेनॉल के, जो इसमें विलायक की तरह काम करता है, अतः इसका सांद्रता परिवर्तन नगण्य माना जाता है। और अभिक्रिया की वेग समीकरण निम्न प्रकार से होती है, वेग बराबर dx/dt इज इक्वल टू k नॉट CH3CO की ट्वाइस O C2H5 की O की ट्वाइस। तो इसका मतलब ये इसकी समीकरण होनी चाहिए। अगर हम दोनों को ही अभिक्रिया में भाग लेने वाला माने तो इसकी समीकरण ये होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में इसकी समीकरण ये होती है, अर्थात यहाँ पर C2H5OH की जो कंसंट्रेशन होती है या उसकी सांद्रता परिवर्तन होता है उसको स्थिरांक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो एक विलायक की तरह काम कर रहा है। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल है मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। मेथिल या एथिल एसीटेट का जल अपघटन प्रेरित, ये वही हो गया। मेथिल या एथिल एसीटेट क्या होता है एस्टर, और एस्टर का जल अपघटन किसकी उपस्थिति में करवाया जा रहा है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जा रहा है। अमृत प्रेरित जल अपघटन इसकी उपस्थिति में करवाया जा रहा है। तो CH3COO के साथ में रिएक्शन करेगा HCl की उपस्थिति में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या हो गया, एक तो ये हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया वाटर हो गया। तो एथिल एसीटेट और वाटर दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें अणु संख्या तो इसकी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं और विलायक केवल एक ही है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया का अध्ययन NaOH के साथ अनुमापन द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर जो अभिक्रिया है, अब इसका अनुमापन करेंगे T बराबर 0 पर, तब NaOH का प्रयुक्त आयतन V0 उत्प्रेरक HCl की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। धीरे धीरे जल अपघटन जब होता है तो प्रयुक्त आयतन VT HCl और CH3CO दोनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब देखो स्टार्टिंग में तो केवल HCl के बारे में पता चलता है, जब NaOH के साथ में इसकी टाइट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि अम्ल एक ही है। थोड़े समय बाद समय t पर HCl के बारे में तो पता चलता ही चलता है, उसके अलावा CH3COOH की सांद्रता प्रदर्शित करता है। VT माइनस V0 क्या है, बने हुए एसिटिक अम्ल की सांद्रता को प्रदर्शित करेगा। अभिक्रिया के पूर्ण होने पर अनुमापन में प्रयुक्त NaOH का आयतन क्या है, V इंफिनिटी है। तो इसका मतलब V इंफिनिटी माइनस V0, मतलब स्टार्टिंग का जो आयतन था वो V0 था, और एसिटिक अम्ल बनने के बाद जो आयतन है वो क्या हो जाएगा V इंफिनिटी। तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल की उच्चतम सांद्रता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल की इतनी सांद्रता हो सकती है जितना एस्टर लिया गया, क्योंकि यहाँ पर तो एस्टर बन गया। अब अर्थात की जो एस्टर की प्रारंभिक सांद्रता है, अतः V इंफिनिटी माइनस V0 को A के बराबर, और V इंफिनिटी माइनस V0 माइनस VT माइनस V0 बराबर किसके होगा, V इंफिनिटी माइनस VT को A माइनस X के बराबर मान सकते हैं। तो ये तो कौन सी है प्रारंभिक सांद्रता, और ये कौन सी है अंतिम सांद्रता, इसको A माइनस X के बराबर मान लेंगे। अतः इसके वेग स्थिरांक को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, K1 इक्वल टू 2.303 T log V इंफिनिटी माइनस V0 अपॉन V इंफिनिटी माइनस V0। ठीक है, तो ये है तीसरी समीकरण। देखो हमने टोटल 4 समीकरण के बारे में बात कर ली। छद्म कोटि की अभिक्रिया में सबसे पहले
एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन। उसके बाद में हमने बात की सुक्रोज का प्रतीपन, मतलब सुक्रोज जो शर्करा है हमारे पास उसका हम प्रतीपन करेंगे, वो भी प्रथम कोटि की प्रक्रिया है। उसके बाद हमने बात की एसिटिक एनहाइड्राइड और एथेनॉल की क्रिया के द्वारा, और उसके बाद हमने बात की मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अन्य अभिक्रियाओं के बारे में। उत्प्रेरक भाग लेता है, ये भी कुछ होती हैं शतम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, देखिए इनके बारे में। देखिए कुछ अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक भी अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन बाद में उत्प्रेरक वापस मुक्त हो जाता है, तो इनकी सांद्रता क्या हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, और ये अभिक्रियाएं भी शतम प्रथम कोटि की, शतम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। शतम प्रथम कोटि की ऐसी ही एक एग्जांपल है एन क्लोरोएसिटेनोलाइड का पैराक्लोरो, मतलब नॉर्मल क्लोरोएसिटेनोलाइड या नाइट्रोजन क्लोरोएसिटेनोलाइड है, उसका किसके साथ करना है, पैराक्लोरोएसिटेनोलाइड के समावीकरण का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें HCl उत्प्रेरक की तरह काम करता है। देखो यहां पर इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है, तो इसकी अनुसंख्यता कितनी मानी जाएगी, इसकी अनुसंख्यता कितनी मानी जाएगी, अनुसंख्यता इसकी 2 मानी जाएगी, जबकि इसकी कोटि क्या होती है, इसकी कोटि होती है 1, क्योंकि HCl यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, HCl यहां पर उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, और ये उत्प्रेरक वापस बाहर निकल जाएगा। इन दोनों में HCl उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, एसिटेनोलाइड बना दिया क्लोरीन, ठीक है। अब एसिटेनोलाइड वापस किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगा, और किसका निर्माण कर देगा, पैराक्लोरोएसिटेनोलाइड बना देगा, और HCl यहां से बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहां HCl की जो सांद्रता हमने यहां पर ली थी, वही सांद्रता हमें यहां पर प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब HCl की सांद्रता तो यूज ही नहीं हुई, तो उसको हम वेग समीकरण के अंदर नहीं लिख सकते। तो अभिक्रिया का वेग केवल इसी पर ही निर्भर करता है, इस वजह से इसको शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा एक और अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है, नाइट्रोसो अमीन एमीन। तो नाइट्रोसो ट्राई एसीटोन अमीन है, नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो होता है, ठीक है। उसके अलावा ट्राई एसीटोन अमीन है, ट्राई एसीटोन अमीन है, तो ये सारे के सारे इसके साथ जुड़ेंगे, ट्राई एसीटोन अमीन का फॉर्मेशन कर देंगे। ये जो अभिक्रिया होगी ये किसकी उपस्थिति में होगी, क्षार की उपस्थिति में होगी, और इससे फोरॉन का निर्माण होगा, नाइट्रोजन प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल है। डाई एसीटोन अल्कोहल हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति में होगी, एसीटोन बनेगा, शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये भी शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करना है आयोडीन की उपस्थिति में, आयोडाइड की उपस्थिति में, तो H2O + 1/2 O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी शतम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो हमने कई प्रकार की प्रथम कोटि शतम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में बात की, तो इन अभिक्रियाओं को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, इन अभिक्रियाओं को आप देख लीजिए, जिससे कि आप इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उनको बड़े ध्यान से कर सकें। ये आपने नोट डाउन कर लिया, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको देखो, इसका नाम होता है फोरॉन, ये ध्यान रखना, इसका नाम फोरॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्धायु और औसत आयु के बारे में, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है, अभिक्रिया की औसत आयु क्या होती है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए अर्धायु और औसत आयु के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, उसको बड़े ध्यान से देखिए आप। देखिए अर्धायु के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता के आधी होने में लगने वाला समय उसकी अर्धायु कहलाता है। अब औसत अर्धायु के बारे में बात करेंगे, औसत आयु के बारे में बात करेंगे। देखो किसी अभिक्रिया में क्रिया कारक की सांद्रता आधी होने में लगने वाला समय उसकी अर्धायु कहलाता है, जिसे T½ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब अलग अलग प्रकार की कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका मान अलग अलग होता है, क्योंकि हमने इसके लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले देखे थे। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इसकी वैल्यू होती है T½ = A/2 K0, ठीक है, A/2 K0। K0 यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने इसकी वैल्यू देखी 0.693/K1। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हमने इसकी वैल्यू देखी 1/K2A। तो इसका मतलब प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए अर्धायु के अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं। तो ये किस पर निर्भर कर रही है, कोटि के आधार पर ये अलग अलग हो जाएगी। जिसकी कोटि अलग होगी उसकी अर्धायु का मान भी क्या होगा, अलग होगा।
प्रत्येक कोटि के अभिक्रिया के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग प्रकार का, और प्रत्येक कोटि के अभिक्रिया के साथ उनकी अर्धायु की भी हम व्याख्या ऑलरेडी कर चुके हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए आपको इसके फॉर्मूले याद करने हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए T12 = A/2 ठीक है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। उसके अलावा प्रारंभिक सांद्रता जो है A/2 उस पर ये निर्भर करती है, और ये दूसरी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरी है प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T12 = 0.693/K1, अर्थात ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जबकि जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रम पर, उसके उल्टे पर निर्भर करती है, तो 1/K2A। अभिक्रियाओं की गति के अध्ययन में एक और पद का प्रयोग किया जाता है, वह होता है औसत आयु, ठीक है। अभिक्रिया के संपन्न होने में लगा औसत समय। तो नेक्स्ट एक और टर्म है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ, औसत आयु, ठीक है। ये एक अलग टर्म है और इसको टाउ से लिखा जाता है, टाउ से, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ से लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में लगा औसत समय। औसत आयु क्या है, अभिक्रिया के संपन्न होने में, अभिक्रिया के संपन्न होने में लगा औसत समय। अभिक्रिया के संपन्न होने में लगा औसत समय क्या कहलाता है, औसत समय कहलाता है औसत आयु। किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में लगा औसत समय उसकी औसत आयु कहलाता है। इसे टो द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये वेग स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अभिक्रिया का जो औसत आयु होता है वो उसके वेग स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है, अर्थात उसके वेग स्थिरांक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं टो = 1/K। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु और औसत आयु में निम्न संबंध होता है। देखो, टो = 1.44 T12, टो = 1.44 T12, और ये कौन सी अभिक्रिया के लिए है, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, ठीक है। यदि रेडियम की अर्ध आयु, अब इसका एग्जांपल दे रखा है, यदि रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु क्या हो जाएगी, इसकी औसत आयु हो जाएगी 1.44 × 1600 = 2308.8। मतलब लगभग हम ये कह सकते हैं, वैसे तो ये रेडियोएक्टिव विघटन की अभिक्रिया है और ये कभी संपन्न नहीं होती, अनंत समय बाद संपन्न होती है, लेकिन फिर भी अगर हम औसत आयु के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियम का विघटन लगभग 2308.8 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा, 2308.8 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने औसत आयु के बारे में बात की। अर्धायु के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 3 प्रकार की समीकरण, 3 प्रकार की अर्धायु। औसत आयु का मतलब क्या है, किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में लगा औसत समय उसकी औसत आयु कहलाती है, और इसे टो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं जिसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। मैंने आपको ये कहा था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक टर्म होती है, मतलब प्रयोगों द्वारा इसको निर्धारण किया जा सकता है, जबकि अभिक्रिया की अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक टर्म है जिसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। किसी भी अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण के लिए कई प्रकार की विधियां होती हैं, जिसमें से कुछ विधियों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली विधि है डिफरेंशियल मेथड, अवकलन विधि। देखो, इस विधि में एक क्रियाकारक की भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रता लेकर उसका 2 बार प्रयोग करते हैं, जिनमें अन्य क्रियाकारकों की सांद्रता को स्थिर रखा जाता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, A और B 2 क्रियाकारक है, ठीक है। अब इसमें हमने A की सांद्रता को तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जबकि B की सांद्रता को हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने B की सांद्रता ले ली 1 मोल, और दूसरी बार हमने B की सांद्रता ले ली 2 मोल। तो इसके आधार पर अलग अलग प्रकार के परिणाम आएंगे। इस विधि में एक क्रियाकारक की भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रता लेकर 2 बार प्रयोग करते हैं, जिनमें अन्य क्रियाकारकों की सांद्रता को स्थिर रखा जाता है। इसलिए इस विधि को प्रारंभिक वेग विधि भी कहते हैं, इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं, प्रारंभिक वेग विधि भी कहते हैं। माना कि एक n कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी एक क्रियाकारक की भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रता है। एक अभिक्रिया है जिसकी कोटि हमने मान ली n है, n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कोई भी कोटि हो सकती है, ठीक है। तो n कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए हमने एक अभिकारक की 2 प्रारंभिक सांद्रताएं ले ली, एक सांद्रता है C1 और दूसरी सांद्रता है C2। तो सबसे पहले अभिकारक के सापेक्ष इसका वेग क्या होगा, -dC1/dt = Kc1
n, मतलब पहली अभिक्रिया के लिए जो इसकी कोटि होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो किसी अभिकारक की सांद्रता होती है उसके जो ऊपर वेग लिखा, जो सांद्रता का जो ब्रैकेट है उसके ऊपर जो पावर लिखी जाती है वही उसकी कोटि होती है, तो वही यहाँ पर कोटि n है। माइनस dc 2/dt इक्वल टू Kc2n। समीकरण 40 में से 41 का भाग दे दो, मतलब समीकरण 40 में इस 41 का भाग दे दो तो माइनस dc1/dt अपॉन dc2/dt, तो इन दोनों का आपस में भाग देंगे तो c1/c2 का भी भाग हो जाएगा। तब समीकरण का लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे तो माइनस में चला जाएगा, लॉग माइनस dc1/dt माइनस लॉग माइनस dc2/dt इज इक्वल टू n, ये क्या हो जाएगा लॉग c1 माइनस लॉग c2, तो n की वैल्यू यहां से निकल जाएगी लॉग, अब देखो n को उठाकर इस तरफ लेके आओ, ये इसके गुणा में इसके भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू लॉग माइनस dc1/dt माइनस लॉग माइनस dc/dt बटा log c1 माइनस log c2, तो इन सभी की वैल्यू रख के हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से प्रारंभिक वेग विधि के द्वारा हम किसी भी अभिकारक के लिए ज्ञात कर सकते हैं उसकी जो अभिक्रिया की कोटि है उसको, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रारंभिक में c1 के लिए ये इसका वेग समीकरण है, c2 के लिए ये इसका वेग समीकरण है, उसके बाद हमने इसको आपस में बटा के 40 में 41 का भाग दे दिया, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया, उसके बाद में इन दोनों का लॉग लेके और हमने इस समीकरण को ज्ञात किया गया। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखिए इसका हम एग्जांपल भी करेंगे, इसका हम आगे एग्जांपल भी करेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब जिस क्रिया कारक की सांद्रता को परिवर्तित किया गया उसके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि n का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया कारक के सापेक्ष अलग अलग प्रकार के अगर हमारे पास क्रिया कारक हो तो उसकी कोटि का मान ज्ञात कर लेंगे और सबको जोड़कर अभिक्रिया की पूर्ण कोटि का ज्ञान हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग और सांद्रता के मध्य इस प्रकार से एक वक्र का निर्माण होगा। लॉग की वैल्यू यहां पर बढ़ेगी, लॉग सी की वैल्यू यहां पर बढ़ेगी। अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग माइनस dc/dt को ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक की सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए ग्राफ का स्लोप ज्ञात करते हैं। विभिन्न प्रारंभिक वेग और समीकरण में ये इस तरीके से इसको निर्धारण कर लेंगे। प्रारंभिक वेग तथा सांद्रता द्वारा भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है, मतलब अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग और अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता द्वारा भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। इस विधि में समय सांद्रता के मध्य वक्र से ज्ञात किए गए प्रारंभिक वेग को, अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, वक्र खींचकर एक प्रारंभिक वेग ले लेंगे। प्रारंभिक वेग कहां पर होगा, प्रारंभिक वेग होगा यहां पर, यहां से इसकी सांद्रता में कमी आ रही है तो यहां पर इसका प्रारंभिक वेग होगा n बराबर 3 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 1 के लिए, ठीक है। इस विधि में समय सांद्रता के मध्य वक्र को खींचते हैं और इसका जो स्लॉप होगा, जो ढाल होगी, ये वाली जो इसकी ढाल होगी ये किसके बराबर होगी, अभिक्रिया की कोटि के बराबर होगी। जब हम किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण और उसकी कंसंट्रेशन के मध्य दोनों का लॉग लेकर उनके मध्य जब हम एक ग्राफ खींचते हैं तो उसकी जो ढाल होगी वो उसकी कोटि के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण इसका देखिए जो हमने अभी किया था उसका उदाहरण हम देखते हैं, वो उदाहरण देखिए यहाँ पर, ठीक है। उदाहरण है PCl5 के PCl3 और Cl2 में विघटन से निम्न चीजें प्राप्त होती हैं। PCl5 है, PCl5 है, इसका विघटन हो गया किसके अंदर, PCl3 के अंदर, और प्लस क्या निकल गया Cl2, मतलब PCl3 और Cl2 दोनों बाहर निकल गए, ठीक है। अब PCl5 की प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, 0.5 मोल थी। अभिक्रिया की दर हमें दे रखी है 7.5 × 10⁻⁻⁴ मोल सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखो सबसे पहली बात, जब आपको यहां पर मात्रक दे रखा है तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए अगर ये कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस तरीके से करोगे, मात्रक को देखकर। अगर मात्रक दे रखा है, अभिक्रिया की दर का मात्रक है और ये मोल लीटर इनवर्स सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होता है तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, सीधी सी बात। मतलब आपको क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको अभिक्रिया की दर का या रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक दे रखा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं कि हम इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभिक सांद्रता से कोटि ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये समीकरण है, अभी हमने देखा था n बराबर log माइनस dc1/dt माइनस log dc2/dt अपॉन log c1 माइनस log c2। अब यहाँ पर c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, c2 की वैल्यू दे रखी है 0.5 मोल
और 1.0 मोल यहाँ पर स्टार्टिंग थी, ठीक है। 3.0 × 10⁻³ मोल लिटल इनवर्स सेकंड इनवर्स इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो C2 की वैल्यू ये दे रखी है ये, और ये क्या है C1 की वैल्यू, मतलब सबसे पहले वो 1 मोल था, उसके बाद घट के इसको कैसे पता चला, जो कम वैल्यू होती है उसका विघटन हो गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या था, PCl5 की प्रारंभिक सांद्रता, अब ये तो हो नहीं सकती PCl। अब यहां से हमको कैसे पता चला कि C2 को हमको क्या लेना है, C2 को हमको क्या लेना है 0.5 मोल, ये हमको कैसे पता चला। C2 क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, ठीक है। अब ये प्रारंभिक सांद्रता है तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक है तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता तो ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए प्रारंभिक सांद्रता यहां पर ज्यादा है तो 1.0 मोल है, और 0.5 मोल क्या है इसकी द्वितीयक सांद्रता है। तो C2 बराबर क्या है 0.5 मोल और C1 बराबर क्या है 1.0 मोल। तो -dC/dt = 7.5 × 10⁴ -dC1/dt, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 3.0 × 10⁻³ तो इन सभी की वैल्यू हम रखेंगे, बार के अंदर इसका मान आएगा n बराबर 2। तो सारे क्या आपने करने के बाद में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n बराबर 2। तो यहां से इसी अभिक्रिया से दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप क्या देखो इसके मात्रक को देखो। अगर मात्रक आपको याद है किस अभिक्रिया के लिए किस प्रकार के मात्रक का प्रयोग किया जाता है, अगर आपको इसके मात्रक क्लियर है तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब जब ये कंपटीशन में आता है। लेकिन अगर आपके थ्योरेटिकल टाइप से आता है, सब्जेक्टिव टाइप से, डिस्क्रिप्टिव टाइप से आता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप इसको इस तरीके से इसकी वैल्यू रखोगे और इसका मान जो है वो ज्ञात कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दूसरी विधि है समाकलन विधि। दूसरी विधि है समाकलन विधि। प्रथम द्वितीय तृतीय कोटियों के लिए अलग अलग समाकलित समीकरण ज्ञात कर लेंगे। हम प्रायोगिक मानों को अलग अलग समीकरण में रखकर उसके लिए k का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जो वेग समीकरण k के एक समान अथवा स्थिर मान देते हैं वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि प्रथम है, उसके बाद द्वितीय है, उसके बाद तृतीय है, इन सभी के लिए समाकलित वेग समीकरण अलग अलग है। समाकलित वेग समीकरण क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले अपने उनकी समाकलित वेग समीकरणों से k का मान निकाल देंगे। जिन दो अभिक्रियाओं के लिए k का मान समान आएगा इसका मतलब उनकी कोटि भी क्या होगी, समान होगी। समाकलित वेग विधि सिर्फ इतनी सी कहानी कहती है कि उसकी ये मतलब क्या है, ये ट्रायल एरर एंड ट्रायल मेथड है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप एक बार हिट करो, देखो उसके k का मान क्या आता है, उसको देखो, दो का अगर k का मान समान है तो उन दोनों की जो कोटि होगी वो भी समान होगी, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब देखो इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है यहां पर। देखो प्रथम कोटि की समाकलित वेग समीकरण होती है ये k1 = 2.303 t log a/x a - x। तो अब इसमें यहाँ पर a और a - x के मान दे रखे हैं, तो इनके लिए k1 की वैल्यू अपने ज्ञात कर लेंगे। सभी के लिए समान आनी चाहिए। अगर लगभग समान आती है सभी के लिए, अगर k1 की वैल्यू इन चार अभिक्रियाओं के लिए समान आती है तो ये चारों की चारों क्या होंगी, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होंगी। तो देखो a की वैल्यू जब 0.160 थी तब a - x की वैल्यू कितनी थी, ये दे रखी होंगी। यहां तक की चीज हमें दे रखी होगी, इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और इसको हम log a/x को इतना मान आ जाएगा, उसकी सहायता से हम k1 को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। k1 का फॉर्मूला ये है, t का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 2.303। तो सबसे पहले इस t बराबर 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आई 0.3478, t बराबर 2 पर इसकी वैल्यू आई 0.3466, t बराबर 3 पर इसकी वैल्यू आई 0.3499 और t बराबर 4 पर इसकी वैल्यू आई 0.3466। तो ये चार प्रकार की अभिक्रियाएं और चारों के लिए इसकी वैल्यू लगभग 0.34 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया k1 का मान सभी के लिए समान आ रहा है। क्योंकि चारों प्रयोग में k का मान लगभग समान है, आता है अभिक्रिया प्रथम कोटि के वेग समीकरण का अनुसरण करती है। अब इन चारों का औसत क्या होगा, इन चारों का औसत क्या होगा 0.3477 मिनट इनवर्स होगा। तो मिनट इनवर्स से भी हम ये पता कर सकते हैं, सेकंड इनवर्स लिखा हो, मिनट इनवर्स लिखा हो, टी इनवर्स लिखा हो, तो ये कौन सी अभिक्रिया के लिए होते हैं, ये सारे के सारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होते हैं। तो अवकलित और समाकलित दो विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस अवकलित और समाकलित दो विधियों का प्रयोग करते हुए हम किसी भी अभिक्रिया के लिए उसकी कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी तीसरी विधि और है अर्धायु विधि या आंशिक परिवर्तन विधि, उसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज हमने
स्टार्टिंग से जो थोड़ी सी बात की है वो बात की है छद्म कोटि अभिक्रियाओं, उसके एग्जांपल्स के बारे में, उसके बाद अभिक्रिया की अर्ध आयु और औसत आयु के बारे में, और उसके बाद में हमने बात की है कि अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करने के तरीके कौन से हैं। सबसे पहले अवकलित, जिसमें एक क्रियाकार को स्थिर रख के दूसरे क्रियाकार को बदलते रहते हैं। उसके बाद समाकलित, जिसमें समाकलित वेग समीकरण की सहायता से K1 का मान ज्ञात करते हैं, और जिन अभिक्रियाओं के लिए K1 की वैल्यू समान होती है उन सभी के लिए कोटि भी समान होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इस वीडियो को देखते रहें। इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।